इससे पहले हम लोग का स्ट्रेट लाइन हो चुका है। आज कॉनिक सेक्शन शुरू करेंगे और कॉनिक सेक्शन का सबसे पहला पार्ट जो है वो है द सर्कल, ठीक है ना। इससे पहले भी आप सर्कल के बारे में पढ़ चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज ये पहली क्लास है या आज पहली बार आप सर्कल का नाम सुन रहे हैं। इससे पहले भी आपने सर्कल का नाम सुन रखा है, ठीक है ना। लेकिन आज इस सर्कल को हम जिस अंदाज में पढ़ेंगे वो अंदाज अलग ही होगा एकदम। मतलब यानी कहने का मतलब है कि ये सर्कल और उस सर्कल में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा आपको। क्या डिफरेंस समझ में आएगा? डिफरेंस सिर्फ इतना सही है, इसके बाद वाला तो यही तो है। तुम तो आज मेरा इंट्रो खराब करवा दे रहे हो, है ना। ज़्यादा इंट्रो खराब मत करो यार, इंट्रो चलिए अभी शुरू होने दो, है ना। हाँ वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलो सुनो, सबसे पहली बात भाई, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे जो है ना, हमारे सिलेबस में अगर देखा जाए तो अलजेब्रा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। थोड़ा सा बाद में जाकर के डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है वो कैलकुलस का पार्ट है और ट्रिग्नोमेट्री है। देखो ध्यान सुनो, सबसे पहली बात, हमारे 11th क्लास के सिलेबस में मैथ्स के कुछ मेन जो बड़े जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से? अलजेब्रा है, कैलकुलस का थोड़ा सा पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है। ये चार चीजें हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में। उन्हीं में से एक पार्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला जो टॉपिक था या सबसे पहला जो चैप्टर था हमारी इस 11th क्लास का, वो था स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को पूरे मजे के साथ पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन के बाद अब ये जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है हम लोग का, ये कहने को इसको हम कह रहे हैं कॉनिक सेक्शन, ठीक है ना। तो कॉनिक सेक्शन में 4 पार्ट हैं मेनली। उन कॉनिक सेक्शन के जो 4 पार्ट हैं उनमें से ही एक पार्ट है क्या? हमारा सर्कल, ठीक है। 4 तरीके के फिगर्स हम लोग को यहाँ पर पढ़ने होंगे, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ये 4 फिगर के बारे में पढ़ना है। उसमें सबसे पहला फिगर जो है, सबसे पहली चीज जो है वो है सर्कल। लेकिन हमने इससे पहले भी सर्कल को पढ़ रखा है, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल, यानी होता क्या है सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब उन सभी पॉइंट का कॉम्बिनेशन या कलेक्शन, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन या कॉम्बिनेशन जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से यानी एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर लाई करते हों। जैसे सपोज करिए कि आपने इस प्लेन के ऊपर, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, मतलब इस प्लेन पे बना पाना उसको पॉसिबल है सर्कल, क्योंकि कैसा है? प्लेन फिगर है। तो इस प्लेन फिगर पे आपने सबसे पहले एक डॉट बना दिया। ये जो डॉट बना है ये एक फिक्स पॉइंट हो गया। इस डॉट को मैं कहूंगा कि एक फिक्स पॉइंट हो गया। इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी रखते हुए जितने भी पॉइंट्स आप बनाएंगे, बराबर डिस्टेंस रखते हुए, 1 करोड़ बनाओ, 1 लाख बनाओ, इनफाइनाइट बनाओ, जितना मन करे उतने पॉइंट्स बनाओ, ठीक है ना। लेकिन उनकी बस डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इस पॉइंट से बराबर रहनी चाहिए हर जगह। तो इससे बराबर डिस्टेंस पर आपने ये देखिएगा, इधर है ना, इससे बराबर डिस्टेंस पे जो आप पॉइंट बनाएंगे वो पॉइंट, यानी कि इससे ये पॉइंट, इससे ये पॉइंट, इससे ये पॉइंट और इससे ये पॉइंट, ये सब देखने में भले ना लग रहे हो लेकिन आपको समझना जरूर है कि ये क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंट होंगे। ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा कलेक्शन, पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन, पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन जो कि हर एक फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे लाई करता हो, उस कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हमने 9th क्लास में भी सर्कल पढ़ा, 10th क्लास में भी सर्कल पढ़ा और अब 11th क्लास में फिर सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसलिए इसको आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे, छोटी सी एक एक्सरसाइज दे रखी है, तो एक ही एक्सरसाइज में मुश्किल से 12-13 क्वेश्चन है। वो 12-13 क्वेश्चन करा के उनको लगता है कि एनसीईआरटी की वजह से कि सर्कल कंप्लीट हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो थोड़ा सा ध्यान लगाना, बार बार कह रहा हूं, यानी कि उन सभी फिक्स पॉइंट का कलेक्शन। एक बार बढ़िया सा बना लेता हूं सर्कल, ठीक है ना। देखो यहां पर ये फिक्स पॉइंट लिया मैंने, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर ये डिस्टेंसेस क्या रहें? इक्वल रहें, तो हम कहेंगे, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या रहे? इक्वल रहे, तो हम कहेंगे कि एक सर्कल का फॉर्मेशन हो। मतलब उस पॉइंट्स को मिलाने से जो एक आपका जो एक डायग्राम बन के आएगा, आपका जो फिगर बन के आएगा, उस फिगर को ही क्या कहा जाएगा? सर्कल कहा जाएगा। पहले तो ये समझ लो, ठीक। अब भाई 9th क्लास में पहुंचे तो 9th में हमने सर्कल को पढ़ा, सर्कल की कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है ना। मेरा अक्सर यही तरीका रहा है कि पहले आप लोग जब आपने 9th में पढ़ा है तो एक बार 9th को भी हल्का से रिकॉल कर लो। तो 9th में हमने इसकी बहुत काम की थ्योरम्स पढ़ी थी, ठीक है ना, सर्कल की। जैसे याद होगी आपको कि सर्कल के सेंटर से उसकी कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। पढ़िए थ्योरम, बहुत यूज हुआ इसका, ठीक है ना, कि सर्कल के सेंटर से उसकी किसी भी एक कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। इसकी कन्वर्स भी होती है कि अगर कोई लाइन सेंटर से कोड के ऊपर डाली गई कोई लाइन अगर कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो पक्का परपेंडिकुलर होती है, कन्वर्स हो गई। उसी तरह आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी एक सर्कल के एक
किसी एक आर्क से सर्कल की सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल और उसी आर्क से सर्कल के सेंटर पर बनाए गए एंगल में एक रिलेशन होता है। सेंटर पर बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल का 2 गुना होता है, याद है ना? बहुत बढ़िया। इसके अलावा और थ्योरम आपने पढ़ी होगी, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। मतलब कि सेमी सर्कल में बनाया गया हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि डायमीटर से सरकमफ्रेंस के ऊपर जो भी एंगल बनाया जाएगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अब इसके अलावा और भी पढ़ी होगी, एंगल इन सेम सेगमेंट, याद है? एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई? मैं ये बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि ये मत सोचना कि वो जो 9th में आपने पढ़ा था वही यहाँ पे पढ़ना है 11th में। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में तो है कि जो 9th में पढ़ा था वही 11th में पढ़ना है, बस क्या करना है, थोड़ा सा ब्रॉड करके पढ़ना है। लेकिन वहाँ जो हमने पढ़ा था 9th में वो यहाँ नहीं पढ़ना है। मतलब यहाँ पे ये कोई थ्योरम्स नहीं आएंगी कि मैं आपसे कहूँगा ज्योमेट्री वाली थ्योरम्स लगा लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम इसको ज्योमेट्री में पढ़ ही नहीं रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा ही आएगा इसका टच ना। क्लियर? तो पहला तो ये कहानी खत्म हो गई। अब हम जब 10th में पहुंचे तो 9th में मतलब और भी थी कुछ थ्योरम्स, ठीक है ना? सर्कल की बड़ी बेहतरीन थ्योरम है 9th क्लास में, बहुत मजे का है सर्कल चैप्टर 9th क्लास में, ठीक है ना? फिर उसके बाद 10th क्लास में जब पहुंचते हैं तो 10th में हमें कुछ और थ्योरम्स मिली थी, ठीक है ना? उसमें एक थ्योरम आपने देखी थी कि सर्कल की टेंजेंट, किसी सर्कल के ऊपर डाली गई टेंजेंट और उसकी रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना? यानी किसी एक सर्कल की टेंजेंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन पक्का सेंटर के साथ, सॉरी टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है ना? ये पढ़ी थी। एक आपने पढ़ी होगी कि बाहर से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर डाली गई 2 टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, पढ़िए ना? सर्कल के किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर डाली गई टेंजेंट, सर्कल के दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसके बाद आपने एक और पढ़ी होगी कि सर्कल के सेंटर से 2 टेंजेंट पर डाले गए जो परपेंडिकुलर होते हैं वो, और जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट बनता है वो, उससे मिलकर के जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं, सेंटर पे जो एंगल बनता है और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। याद आ रही बात? भाई सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रिकॉल हो जाए तो मजा आए, लगे कि हाँ अच्छा सर्कल में हमने देखो 9th में बिल्कुल अलग कहानी थी, 10th में बिल्कुल अलग कहानी थी, अब 11th में बिल्कुल अलग कहानी है, ठीक है ना? नाम सर्कल ही है चैप्टर का, ठीक है ना? लेकिन यहाँ कहानी बदल गई। क्या बदली? अब हमें ये नहीं सोचना है कि सर्कल की थ्योरम्स लगानी है, नहीं, हमें सर्कल की इक्वेशंस बनानी है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में क्या किया, बार बार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, बार बार तुमसे पूछा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, समझ रहे हो ना? वैसे यहां भी बार बार कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। या फिर कभी कभी आपको पिछले चैप्टर में क्या दिया उसने कि लाइन देकर के बोल दिया इसका स्लोप बताओ, इंटरसेप्ट बताओ, ठीक है ना? ऐसे कुछ पूछ लिया। वैसे ही यहां भी करेगा कि सर्कल की इक्वेशन देकर के आपसे पूछ लेगा कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ और रेडियस की वैल्यू बताओ, रेडियस कितनी होगी सर्कल की। बात समझ में आ रही ना? तो जो जो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन पहले मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में अभी हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, मतलब टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यानी कुल मिला जुलाकर हमें इसको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सर्कल की इक्वेशन पढ़नी है। इक्वेशन बार बार कह रहा हूं, जैसे हमने 10th क्लास में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था स्ट्रेट लाइन की, लेकिन 11th में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉर्म करना सीखा, वैसे ही हमने यहां पर सर्कल की इक्वेशन को फॉर्म करना सीखना है। और फॉर्म करना कैसे सीखेंगे? एक पॉइंट जो कि मूवेबल होता है, ध्यान रखना हमेशा, मूवेबल का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जैसे मान लो कि मैंने कहा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ और, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ और, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ और, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ और, मतलब पॉइंट बदलते ही कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। समझ में आ रही बात ना? तो अगर ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं लेकिन ये इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पे हैं, तो क्या इस फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बदलेंगे क्या? नहीं, वो फिक्स पॉइंट तो जहां है अपनी जगह पर वहां से हिल नहीं रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहा है ये मूवेबल है, और मूवेबल होने की वजह से यानी वेरिएबल है, और वेरिएबल होने की वजह से ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कैसा लेंगे? वेरिएबल ही लेंगे, कांस्टेंट नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि बच्चे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मैंने मान लिया क्या अपनी मर्जी से h, k, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये जो फिक्स पॉइंट है, अभी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं कि इसको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। हालांकि फिक्स पॉइंट, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल। समझ में आ रही बात ना? और वो फिक्स पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, जिस फिक्स पॉइंट का जिक्र कर रहा हूं, वो फिक्स पॉइंट कहलाता है उस सर्कल का सेंटर। उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने अपनी मर्जी से h, k, m, n भी मान सकते हैं, p, q भी मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे मान सकते हैं, लेकिन मोस्टली किताबों में h, k माना गया, एनसीईआरटी में h, k माना गया, तो h, k ही मानेंगे, बेहतर होगा। समझ गए? तो ये हो गया हमारा h, k सेंटर के कोऑर्डिनेट जो कि फिक्स है। लेकिन ये वाले जो कोऑर्डिनेट है जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये फिक्स नहीं है। अगर फिक्स नहीं है तो हमने इनको वेरिएबल मान लिया। वेरिएबल मानना मतलब एक कोऑर्डिनेट मान लिया x और एक मान लिया y, ये x और y वेरी करेगा। जैसे लाइन में वेरी किया करता था ना कि कुछ भी आ सकती है x और y की वैल्यू, वैसे यहां भी x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
क्लियर। अब लेकिन सर्कल की डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि सर्कल हम उस कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं जो कि फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है, और वो दूरी क्या कहलाती है, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर सेम रहेगी तो हमने मान लिया कि वो कितनी होगी, ए, और ये भी कितनी होगी, जिसका मतलब फिर ए, और ये वाली भी कितनी होगी, फिर इसका मतलब ए, यानी मैं यहाँ रेडियस को ए मान रहा हूँ, आप आर भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो अब ये जो ए है सिंपल है, ये हर जगह क्या रहेगी, इक्वल, और ये किसके इक्वल कहलाएगी, रेडियस के इक्वल। तो मैं यहाँ से कहूँगा, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊँ, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा ना, क्या होता है, अगर मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊँ, ये फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट, d मैंने किसको लिया है बताओ, d हो गया मेरा a, ठीक है ना। तो a इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, x1 की जगह पर x माइनस h। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं, आप कहेंगे सर इसी को x1 क्यों मान रहे हैं आप, आपका मन इसको नहीं मान सकते, मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर सेम ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा। अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान सुनिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। बस यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ गई। ये जो इक्वेशन बनी इसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर या r स्क्वायर। कुछ किताबों में ऐसे याद कर ली जाती है, कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस। r क्या है, रेडियस है। h कॉमा k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना। h कॉमा k आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, बात समझ में आ रही ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, उस सर्कल की कोऑर्डिनेट है, और r क्या है, रेडियस है। बार बार कह रहा हूँ, रिपीट, ध्यान समझिए इसको, इसलिए हल्के मत लीजिए, अभी शुरुआत हो रही है। चैप्टर बहुत आसान है, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये एक्सरसाइज एकदम आसान है, एक दिन में खत्म हो जाने वाली एक्सरसाइज है। अभी मैं अगर चाहूँ क्वेश्चन उठा करके करवाऊँ तो लाइन से सारे क्वेश्चन मुश्किल से 30 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन कोई फायदा उससे होने वाला नहीं, समझना है, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्या होगा, आप बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन समझ पाओगे बस। और दो ही टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं खाली पूरे एनसीईआरटी में, बस एक तो ये कि इक्वेशन दे करके सेंटर और रेडियस पूछी है, और एक ये कि आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस दे करके क्या दिया है, इक्वेशन पूछी है, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिया और रेडियस की वैल्यू दी है, और क्या पूछी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी है। क्लियर है। तो इस वाली इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। जो ये मैंने आपको बताई है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है। अगर इसी इक्वेशन को मैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, अगर इसी इक्वेशन को मैं ओपन कर दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर इस फॉर्मूले को मैं खोल दूं तो बताओ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, फिर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2ky, बोलो बनेगा कि नहीं, बहुत अच्छे, वाई 2ky है ना, एक मिनट जाओ, 2ky है ना, और क्या बनेगा, ये हो जाएगा इक्वल टू बस कितना, a स्क्वायर। क्या ऐसा ही कुछ होगा, बोलो। देखो ये मैंने कहा x माइनस का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और y माइनस के का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, उधर a स्क्वायर ही रहने दिया, तो ये बन गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लस सॉरी माइनस 2hx, ठीक है ना, माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू, बताओ क्या बन गया, ये हो जाएगा आपका, ये एच स्क्वायर और के स्क्वायर को मैं उस साइड ले गया, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरे को मिला करके हम लोग क्या कह सकते हैं, सी। देखो ध्यान सुनो, ए क्या रहेगा, रेडियस क्या रहेगी, कांस्टेंट, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, कांस्टेंट, एच और कोमा के भी, एच बी और के भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ए भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये तो पूरा मिलाकर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब हम अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2hx माइनस 2ky और माइनस का c, या इक्वल टू, मैं इसको c कह सकता हूँ, c मतलब पूरा मिलाकर के क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया। उस कांस्टेंट को मैं इधर ले आया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, या फिर एक काम कर लो, इसको भी ऐसे लिख लो, और अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस का 2ky, और ये आ जाएगा माइनस का, यहाँ इधर का प्लस का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर बराबर 0। इस पूरे को मिला के मैं सी कह सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2hx माइनस का 2hx माइनस का 2ky और प्लस का c इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन। क्या चीज़, ओके, हाँ मैंने उधर सी माना है क्या,
नहीं मैं इसको लिया है ना इधर, मैंने यहीं पे मान लिया इसको, ठीक है ना, नहीं समझे, इसको ये आप ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी मैं बता रहा हूँ क्या करने जा रहा हूँ, देखो सुनो, ये जो ए स्क्वायर है और ये एच स्क्वायर है, हाँ ये माइनस में रहेगा, ठीक है। अभी सुनो बताने क्या चाह रहा हूँ, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, सही मायनों में ये इक्वेशन है, एनसीईआरटी में बार बार ये यूज हो रही है, और मोस्टली कुछ टीचर तो ये कहते हैं बस इसी से करना है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बताने क्यों जा रहा हूँ, ये भी अच्छी नहीं लग रही मुझे, इस फॉर्म में मैं बनाऊंगा ही नहीं इसको, एच कॉमा के की फॉर्म में मैं ये वाली इक्वेशन बनाऊंगा, और जब आपको ये भी, हालांकि ये वही इक्वेशन जो मैं भी बताने जा रहा हूँ, मैं एक बताऊंगा आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनरल जैसे वहां पे हमने पढ़ी थी, कई सारी फॉर्म थी ना, लाइन की इक्वेशन की कई सारी फॉर्म थी, वैसे ही यहाँ सर्कल की इक्वेशन की दो फॉर्म है, बस दो ही फॉर्म है, ज्यादा नहीं है। पहली क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी कह लो। इसमें h और k रहेंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट, a रहेगी रेडियस, लेकिन मैं इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये ज़्यादा बेहतर है, ऊपर वाली से ही बेहतर है। ये मत सोचेगा ये और इसमें क्या फ़र्क है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ मैं अगर कहूँगा, अगर मैं इनको माइनस में ले रहा हूँ, माइनस का 2hx माइनस का 2ky, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट सीधे ही h, k होंगे। लेकिन इस वाली इक्वेशन से मैं कंपेयर करूंगा तो मैं हमेशा इससे करूंगा कंपेयर। क्यों करूंगा, क्योंकि ये वाली इक्वेशन में ना माइनस के बजाय प्लस है, और प्लस से चीज़ों को कंपेयर करना आसान पड़ता है, समझ में आ रही बात ना। प्लस के साथ जब कंपेयर करते हैं तो जो जैसा होता है उसको वैसा ही लेना पड़ता है, क्लियर है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लस का 2hx कर दें इसको, और इसको प्लस का 2ky कर दें, और ये वाले टर्म जो है वो प्लस वाले माइनस कर दें, समझ गए ना। तो वो दोनों कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ नहीं है, क्या बदलेगा अभी बता रहा हूँ ना। जब मैं इस वाली इक्वेशन से सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो वो आएंगे h, k, और इस वाली इक्वेशन से सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो वो कहलाएगा सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस g, माइनस f। मतलब ये जो 2g है ना, ये 2g का जो g की वैल्यू आएगी वो सेंटर के कोऑर्डिनेट को बताएगी, माइनस g, माइनस f होगा, और रेडियस की वैल्यू क्या होगी, r इक्वल टू होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा, ठीक है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सी कौन सा होगा, ये वाला सी, ये वाला सी। समझ में आ रही बात। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, छोड़ो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत परेशान हो जाओगे नहीं तो, है ना। मैं समझ गया कि क्योंकि आप लोग दिक्कत में इस वजह से आ जाओगे। मैं एक साथ सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये आ रही कि मैं दोनों इक्वेशन यानी दोनों फॉर्म को एक साथ बता दूँ, जबकि पहले अक्सर क्या करता था कि पहले बस एक फॉर्म बताई और पहले इसी पे चलो क्वेश्चन करो 2-4। अब 2-4-5 क्वेश्चन इसी पे पहले कर लेंगे तो फिर आइडिया लगने लगता है कि अच्छा हाँ सर्कल के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, या हमसे वो क्वेश्चन में पूछेगा क्या, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी इसको भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि करने क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक बार पहले नोट कर लो इतना, ठीक है, ठीक है। उस समय हाँ अभी सब बता रहा हूँ, है ना, डोंट वरी। बस एक बार नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने तो फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कायदे से, ठीक है ना। एक एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। नोट करने पे बार बार कह रहा हूँ कि नोट करने पे मैथ्स में क्यों पिटाई होती थी हम लोगों की, नोट करने पे कि फिर तुमने समझा क्या। और नोट करने का मतलब सिर्फ इतना होता है, नोट इसलिए कराया जाता है ताकि आप बाद में अगर फंसे कहीं, अभी भी जाके इसको देख के थोड़ी करना है कुछ, आपको जाके क्वेश्चंस जब लगाने हैं ना, जब आप बुक से क्वेश्चन देखकर लगाओगे तो फिर उस समय आप बुक देखकर, मतलब आपको ये थोड़ी देखना है, बस क्वेश्चन लगाने शुरू करिए। जब फंसने लगे कुछ, कोई दिक्कत आए, कोई डाउट आए, तब नोट्स का सहारा लीजिए कि देखिए क्या बताया था सर ने, है ना, कुछ ऐसी बात तो नहीं जो हमसे मिस हो रही हो, ठीक है ना। देखो अभी सुनो, बहुत काम की बात है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहले आप सबसे पहले तो ये समझो कि हमने इस इक्वेशन को बनाया कैसे है, ये इक्वेशन बनी कैसे। तो हमने कहा भैया हमने एक तो ले लिया फिक्स पॉइंट, जहां मैं खड़ा हूं इस पॉइंट को मान लो आप एक फिक्स पॉइंट, और मेरे से 5-5 मीटर की दूरी पर आप 100 लोगों को खड़ा कर दो। हालांकि हो सकता है 5 मीटर की रेडियस में 100 लोग ना आ पाए, लेकिन मान लो कि 5-5 मीटर की रेडियस पे आप 10 लोगों को खड़ा कर दो कुल मिला के। उन 10 लोगों को कर्व से मिलाओ, कर्व से, कर्व का मतलब ऐसे लाइन नहीं बनानी उनके बीच में, कर्व से मिलाइए, है ना, मतलब रफ लाइन, मतलब रफ हैंड से लाइन खींचिए उनके बीच में ऐसे। तो जो एक फिगर बन के आएगा वो फिगर क्या होगा, सर्कल होगा, पहली बात। अब अगर वो फिगर सर्कल है तो मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गए, ठीक है ना। अब चूंकि ये एक्स और वाई फिक्स नहीं हो सकता, बोलो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं फिक्स हूं। हो सकता है कोई, आपने सर्कल बनाया 5 मीटर की रेडियस का, मतलब आपने वो जो 10 लोगों को खड़ा किया 5 मीटर की रेडियस पे खड़ा किया, किसी ने उसको 10 मीटर की रेडियस पे खड़ा कर दिया, तो भी तो इसी सेंटर पे रहते हुए क्या बन जाएगा, एक और सर्कल बन जाएगा।
क्लियर है ना। तो सेंटर फिक्स हो गया, लेकिन उसके अलावा आपका जो पॉइंट है ये वाला, ये वेरी कर सकता है, प्लेन में कहीं भी वेरी कर सकता है, पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो बस बराबर दूरी पे होंगे। शर्त मेन ये है कि फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। क्लियर। अब हमने वही इक्वी डिस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया कि भैया इस पॉइंट को तो हमने फिक्स मान लिया, फिक्स के कोऑर्डिनेट कभी भी xy नहीं माने जाते, या तो x1 y1 माने जाते हैं, x2 y2 x3 y0, कुछ भी मानो, लेकिन x और y नहीं मान सकते। कारण क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x और y वेरिएबल होते हैं। क्यों होते हैं वेरिएबल? क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको x, y से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो x और y वेरी कर सकता है प्लेन के अंदर कहीं भी, तो इसलिए x, y मेरा वेरिएबल हो गया और ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया। पर और मैं जान गया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही रेडियस है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, उसको रेडियस के इक्वल रख दिया, स्क्वायरिंग की, तो वहां से एक इक्वेशन बन के आ गई। ये जो इक्वेशन बन के आई, इस इक्वेशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है एनसीईआरटी में बस इतने ही पे खेल खत्म कर दिया। मतलब आपको उसने कहा केवल यही आपको आनी चाहिए, जनरल इक्वेशन का जिक्र ही नहीं किया उसने। ठीक है। बट आप जब कोई अच्छी किताब उठाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आर डी शर्मा वगैरह अगर उठाएंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी है अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई और स्टैंडर्ड बुक लेने की कोशिश की, तो वहां पर आपको कई सारी फॉर्म्स देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जनरली दो ही फॉर्म होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक जनरल फॉर्म। ठीक है। जनरल फॉर्म का क्या मतलब है? किसी भी आपको किसी भी कोऑर्डिनेट फिगर को अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखाना होता है और वो 2D फिगर है, तो उसके x और y ही उसमें कोऑर्डिनेट रहेंगे। जैसे इस जनरल इक्वेशन में मैंने लिखा है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस इक्वेशन में x और y तो हैं वेरिएबल और g और f हैं कांस्टेंट। अभी आप सोचो मत इनके बारे में, ये क्या है? बस आप सोचो कि ये कोई ऐसी इक्वेशन है जैसे ax + by + c = 0 क्या होती थी? लाइन की इक्वेशन। उसमें a b c क्या होते थे? कांस्टेंट। x और y वेरिएबल। वैसे ही इस इक्वेशन में, सर्कल की इस इक्वेशन में x और y तो हो गए वेरिएबल, g f और c ये क्या हो गए? कांस्टेंट। अच्छा जी, अब भैया इस जनरल इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या पता करना चाहेंगे? जब आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी सर्कल की, तो उस सर्कल की इक्वेशन का आप इससे कंपैरिजन करेंगे और वहां से g और f की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप g और f की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाएंगे आराम से, क्योंकि जो g और f की वैल्यू होगी उसका अपोजिट मतलब अगर +3 + 4 आया तो -3 -4 सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, और अगर -3 -4 आया g और f की वैल्यू तो फिर +3 और +4 होंगे, मतलब कुल मिला के उसका उल्टा। दूसरी बात, इसी g f और c के हेल्प से रेडियस निकल जाएगी उस सर्कल की। मतलब ये फार्मूला इसलिए कारगर है कि इसमें आपका आंसर आएगा 2 लाइन में इस वक्त, इस तरीके से, और इसमें आपके जाएंगे कम से कम 6 लाइनें। अभी करेंगे हम लोग, जब करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग को अब इन्हीं स्टैंडर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों को और भी बहुत सी इक्वेशन बनानी, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको कुछ बताता हूँ कहानी। ठीक है ना, समझ में आ जाएगी। देखो, मान लो कि मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन दिया एक, बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है ना, कि एक सर्कल की इक्वेशन दे दी मैंने। अच्छा, पहली बात, एक और खास बात, सर्कल की इक्वेशन में खास बात क्या होती है? बहुत ध्यान सुनिएगा। x², इन दो इक्वेशन को याद कर लो भाई, है ना। एक हो गई x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r², एक, और दूसरी हो गई x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक, इन दो इक्वेशन को आपने याद कर लिया। बार बार कह रहा हूं, इन पे ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाते समय बताया था कि पैराबोलिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं कि ये इक्वेशन पैराबोला की है, तो उसमें हम पहचानते हैं किसी एक वेरिएबल की पावर 2 और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 हो तो पैराबोला बनता है। अगले चैप्टर में अगली एक्सरसाइज इसी पैराबोला पे ही होगी। ठीक है ना। इसी तरह सर्कल की इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे कि सर्कल की इक्वेशन है, तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे? अगर x और y दोनों की पावर 2 है, x और y मतलब दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। समझ में आ रही बात ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो नहीं है, मैक्सिमम वाली की बात की है मैंने, यहाँ 1 है, यहाँ हमारे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें x की पावर भी 2 है और y की पावर भी 2 है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की भी पावर 2 हो, y की भी पावर 2 हो, वो सर्कल की इक्वेशन होती है। लेकिन एक खास बात होती है, फिर यहाँ एक लेकिन लग गया। क्या लेकिन? कि वो जो x² और y² है उसके कोएफिशिएंट या तो 1 होना चाहिए, दोनों का, x² का भी कोएफिशिएंट 1, y² का भी कोएफिशिएंट 1, या फिर वो कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए।
समझ में आ रही बात ना? मतलब जैसे इस एक्स स्क्वायर के सामने जो लिखा हुआ टर्म है ना यहाँ, जैसे ये अभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो 1 1 है यहाँ पर, लेकिन अगर ये 1 ना होकर कुछ और होता तो ये होता 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। मतलब जो भी होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वो सेम होगा। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा तो सर्कल कहलाएगा सर्कल, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो यही इक्वेशन बन जाएगी इलिप्स की इक्वेशन। आगे चल के आएगा। पैराबोला की जस्ट बात कौन है? इलिप्स है। समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 4 चीजें हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है ना? फिलहाल लेकिन फोकस सर्कल पे ही करिए। ठीक, अभी तक मैंने आपको जो जो जानकारी दी उनके बेस पर प्लीज एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहली बात, किसी एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरियों पर लाई करने वाले सभी पॉइंट का कॉम्बिनेशन सर्कल कहलाता है। दूसरी बात, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें कि h कॉमा के सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, r जो है वो रेडियस होती है उस सर्कल की। 2 बातें हो गई। तीसरी बात हमने कहा जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये कहां से आई सर? सवाल उठता है ये कहां से आई? तो ये कहां से आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वही जो हमारी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर ऊपर वाली इक्वेशन, इसी को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसी बनी, लेकिन ये मजेदार नहीं लग रही थी, तो इसी इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। पता क्या किया बाद में? चालाकी ये कर ली कि इस माइनस को प्लस कर दिया और इस माइनस को भी प्लस कर दिया। फिर बाद में अगर इसको मैं लूंगा, अगर ये इक्वेशन लूंगा तो फिर मैं सीधे ही लिखूंगा सेंटर के कोऑर्डिनेट h कॉमा k, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया और सेंटर के कोऑर्डिनेट में बदलाव कर दिया कि जो g और f की वैल्यू है उसके आगे माइनस लगा देना। अब बात समझ में आ गई होगी? अब लगा होगा। ये यानी कि कुछ नया नहीं है, ये कुछ नया नहीं, उसी से ये बना है, बस ये जनरल फॉर्म है, मतलब कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि x माइनस का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो जी, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया जाएगा, पहला क्वेश्चन दिया मान लो आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। पहली बात तो है, ये साफ साफ दिख रहा है। कैसे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो पक्का है ये सर्कल की इक्वेशन है। क्लियर? अब इसने हमसे कहा बताओ इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ और रेडियस बताओ। तो मैं दोनों तरीके से करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जिस तरीके से किया गया पहले उससे करते हैं। उसमें कैसे किया गया बताओ? उसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज किया गया। तो हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन की हेल्प से इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर जनरल की हेल्प से निकालेंगे। तो आप पाएंगे कि यार जनरल वाला कुछ ज्यादा ही कारगर है, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप देख लेना अपने एग्जाम, मतलब अपने टीचर के हिसाब से देखना, जैसे वो बताएंगे उस हिसाब से कर लेना पेपर में। मैं दोनों बता दे रहा हूं। ठीक है, सुनो, बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कह रही है? स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो x का ऐसा कुछ नहीं है। ओके जी। दूसरी बात, y माइनस के का होल स्क्वायर, मतलब कुल मिला जुलाकर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, और 10th क्लास में आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड आपको बताए गए होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। समझ में आ रही बात ना? तो उसी तरह से यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? x वालों को एक साथ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब अगर नहीं समझोगे तो ये लिख लो, में से एक भी क्वेश्चन इसके बाद वाले कर नहीं पाओगे, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं, सबसे आसान वाला क्वेश्चन। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे आप तो समझ नहीं पाएंगे। एक्स स्क्वायर और 8x को मैंने ले लिया एक साथ, फिर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 6y को ले लिया एक साथ, और प्लस 3 को यही रहने दिया इक्वल टू 0। ठीक है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर का पैटर्न याद होगा आपको, एल्गोरिदम याद होगी, प्रोसेस याद होगा। क्या प्रोसेस था? x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। याद आ रहा है कुछ? x के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहली बात 1 होना चाहिए, वहां भी यही शर्त थी, है ना? 1 होना चाहिए, वहां स्पेशली 1 ही होना चाहिए, सेम का भी कोई वहां कहानी नहीं थी, 1 ही होना चाहिए बस। तो यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बना लिया। नहीं भी होगा तो हम उसको जबरदस्ती 1 बना लेंगे, वो बनवाएंगे, कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा। ठीक है ना? लेकिन आप पहले देखो, x का कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट कितना है? 8 का हाफ 4 का स्क्वायर ऐड करो इस ब्रैकेट में, केवल इसी ब्रैकेट के अंदर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और 4 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दिया। फिर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 6y, y का कोफिशिएंट 6 का हाफ 3 का स्क्वायर ऐड करिए और 3 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दीजिए, -3 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये टर्म जो मैंने ऐड किया वो टर्म हमेशा
ये टर्म और ये जो मैंने ऐड किया माइनस वाला नहीं, जो ऐड किया है वो वाला टर्म मिलाकर हमेशा एक होल स्क्वायर बनेगा। क्या बन जाएगा? देखो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर माइनस है तो माइनस 2ab। बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और उसकी कहानी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आई बात समझ में? बताओ प्लस ये क्या बन जाएगा? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिला के y प्लस 3 का होल स्क्वायर। लेकिन सर आपने ये कहाँ छोड़ दिया? नहीं, कहीं नहीं छोड़ा, उसको बाहर ले जाऊंगा। ये कितना हो गया यहाँ? -16। ये कितना हो गया यहाँ? -9। और ये कितना हो गया यहाँ? -3। बोलो अच्छा, कहाँ +3? अच्छा +3 था यहाँ, ओके ठीक है, तो +3 था यहाँ। 16 और 25 में 3 क्या 22 है ना? ओके, अभी बात समझो आ रही है यहाँ, इतना तो समझ में आ रहा है ना? ओके, अब ये बन गया भाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? -25 प्लस 3 माइनस का 22 बराबर 0। इसको लिख दूंगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 22। यह बात समझ में आ रहा है? इसी टर्म को लिख दूंगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर √22 का स्क्वायर। जरा देखो एक बार मैच कर गई क्या ऊपर वाली इक्वेशन? ये बन गई x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। नहीं, माइनस नहीं आया अभी, चलो जी माइनस भी लाते हैं। सर ये माइनस कहाँ रहा आपका? आप तो जबरदस्ती बता रहे हैं कि माइनस बन गया। लो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखूंगा? y माइनस ऑफ बोलो -3 का होल स्क्वायर। नहीं समझे? मुझे यहाँ चूंकि माइनस चाहिए बाहर, माइनस यहाँ माइनस चाहिए, तो मैंने इस प्लस को क्या लिख लिया? y माइनस -3। तो माइनस माइनस प्लस ही होता है। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे। तो ये हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √22 का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर किया किससे? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बताओ h की वैल्यू कितनी आ गई? 4, k की वैल्यू कितनी आ गई? -3, और r की वैल्यू कितनी आ गई? √22। बस सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो गए? आपसे उसने यही पूछा था सेंटर के कोऑर्डिनेट बताइए, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं h, k, मतलब क्या है ना? सेंटर h, k 4, -3। रेडियस कितनी हो गई? तो हमने बोला भैया रेडियस हो गई √22। जिस सर्किल की इक्वेशन लिखी है ना, पक्का उस सर्किल का सेंटर कहाँ लाई कर रहा होगा? 4, -3 पे लाई कर रहा होगा, और उसकी रेडियस कितनी होगी? उसकी रेडियस √22 यूनिट के इक्वल होगी। यूनिट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हमें पता नहीं सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है, तो यूनिट लिया जाएगा, यूनिट। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? श्योर? बहुत अच्छे, नोट डाउन करिए, ठीक है ना? अच्छा इसे रुक जाओ, अभी दूसरे से भी कर लेते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब, अल्टरनेटिव मेथड मतलब वही जनरल इक्वेशन वाले भी कर लेते हैं, ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए कहानी। देखो अल्टरनेटिव मेथड क्या था? ये जो आपको दे रखा था, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6y और प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसको सीधे कुछ नहीं करना है, सीधे जनरल इक्वेशन से क्या करा दो? कंपेयर करा दो। क्या होती है जनरल इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बोलो होगी कि नहीं? अब इसको कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2g, यहाँ -8, तो बोलेंगे भैया 2g बराबर -8, तो g बराबर कितना आएगा? -4 आ गया, -4 आ गया g की वैल्यू। क्लियर? इधर से यहाँ कंपेयर करेंगे, f का कोफिशिएंट यहाँ 2f, y का कोफिशिएंट यहाँ 2f, y का यहाँ 6, तो 2f बराबर 6, f बराबर 3। क्लियर? बताओ अब मैंने क्या कहा था? सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इस केस में? -g, -f। तो यानी कि -g, जब -4 का माइनस लेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का 4, और -f मतलब, बोलो आगे क्या ऊपर वाले? अब आप खुद सोचो कि ये इतनी लंबी कहानी करने से बेहतर है ये जनरल इक्वेशन लगाओ और तुरंत दौड़ते हुए आंसर लाओ। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके जी, अब रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला बताया था, r इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c। तो ये हो जाएगा √g²। g कितना है? -4 का स्क्वायर प्लस f कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस c किसको कहते हैं? देखिए c का कंपेयर करिए, 3 है यहाँ पर, तो 3। समझ में आ गई बात ना? देखो c इक्वल टू, अरे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, तो c बराबर कितना हो गया? 3। c की जगह पे 3 रख दिया। बताओ जरा सॉल्व करके जल्दी से। 4 का स्क्वायर 16, 9 का 3 का स्क्वायर 9 -3, 25 में 3 गया कितना यहाँ? √22। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? 16 9 25 में 3 गया √22। रेडियस भी आ गई कितनी? √22। अरे भाई कोई डाउट है? तुम्हें जो रखनी है वो रखो। देखो सुनो, मैं क्यों, हाँ कोई भी क्यों कह रहा हूँ? कोई भी भाई माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो सेम ही होता है, इसलिए खास बात है। वैसे तो ये रखो आप, g और f ये रखो, जो g और f की आई है वो रखो। सेंटर वाली क्यों रखेंगे? ये रखेंगे। तो मैंने g की वैल्यू कितनी रखी? -4,
का स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू कितनी रखी 3 का स्क्वायर माइनस सी है, बार बार कह रहा हूं। तो माइनस सी का मतलब यानी कि अंडर रूट ये -4 का स्क्वायर आपका यहाँ 16 और माइनस ये 3 का स्क्वायर कितना है बोलो 9 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो 25 में 3 गया कितना आ जाएगा अंडर रूट 22 आ तो गया। क्लियर है रूट 22। अब देखो ये कितनी आसानी से हो गया। तो दो मेथड्स हैं इसको करने के आपके पास, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आप अपने क्लास के टीचर्स के हिसाब से करिएगा, ठीक है ना। जिसको भी आपको लगता है, अगर उनको लगता है कि वो कह रहा है कि कोई कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मोस्टली टीचर को यही कहना चाहिए कि कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि बात एक ही है, ये भी उसी से बनी है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रिक है, चाहे कोई ट्रिक भी नहीं है कि चलो भाई आपने ट्रिक यूज कर ली तो टीचर टेंशन में आ रहा है कि ट्रिक क्यों लगा रहे हो, तो ट्रिक भी नहीं है ये क्या ही है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म से बस आगे उसको सिंप्लीफाई करके क्या बना दी जनरल फॉर्म बना दी। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे, नोट करिए जैसे। हाँ कहाँ से बच्चे बताओ, ये टर्म देखो सुनो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाना हो, तो उसका प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। मतलब जैसे यहाँ x स्क्वायर और -8x था ना, मैं इसको चाह रहा हूं कि ये x स्क्वायर यहां ना हो कि इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ जाए। तो अगर होल के ऊपर स्क्वायर लाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ फिलहाल 8, उसका हाफ 4, उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड करो और 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो। जिस टर्म को हमने ऐड किया वो टर्म और जो दो टर्म पहले से मेरे पास मौजूद थे, ये तीनों मिला के पक्का एक होल स्क्वायर बनेगा। देखो कैसे बना, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जरा देखो माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा -8x ही आएगा। तुम जरा इस x -4 के होल स्क्वायर को खोल के देखो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 4, तो -2 इंटू एक्स इंटू 4 क्या होगा -8x, नहीं होगा, समझ गए? बहुत अच्छे। तो ये x स्क्वायर x -4 का होल स्क्वायर बन गया। बिल्कुल सिमिलरली y - k का होल स्क्वायर बनाया, फिर कंपेयर कराया, सॉल्व किया, दौड़ते हुए आंसर आ गया। समझ में आया? पक्का? बहुत अच्छे, नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो मुझे बताओ अभी। आ रही है तुम्हें समझ में आ कि नहीं? पक्का? हाँ बोलो। हाँ हाँ मतलब 2g = -8, तो पहली इक्वेशन कहाँ से आई? ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन दे रखा है आपने पहले मैसेज लगाया सर। हाँ सर, ये तो जो -8 तो इसी से निकाली ना, मतलब पहले इसी से। अरे भाई ये यही सेम क्वेश्चन दो बार मानो आप, ये यहाँ पर दूसरे तरीके से क्वेश्चन दे दिया अलग, वो अलग क्वेश्चन हुआ ना। मतलब मैं उसी क्वेश्चन को उठा के एक बार इस तरीके से कर रहा हूँ, एक बार उस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहा हूँ। ये थोड़ा नहीं कि पहले ये बनानी पड़ेगी तो ही आएगी वो, यही तो दिखाना चाह रहा हूँ कि उससे भी h और k की वैल्यू, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 4, -c, और इस मेथड से भी कितने ही आए 4, -c। समझ गए? देखो ध्यान दो, अब आते हैं हम लोग, चलो ध्यान दो, अच्छा है ना, ठीक है। देखो अब एग्जांपल पहले कराता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग का ना एक ओवरव्यू बन जाए। यार आप लोग तो एकदम दुखी कर दियो, नहीं तो मेरा मन था कि मैं उठाता शुरू से ही आपको आरडी क्वेश्चन पढ़ाने शुरू करता, लेकिन आप नहीं मान रहे हो उस चीज़ को, तो चलो पहले इसी को करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, अब आप देखिए धुआं धुआं हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या कहा पहले क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस r। गजब भाई, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 0,0 और रेडियस क्या दी है r। हमसे कहा है सर्कल की इक्वेशन बताओ, क्या कहना है, सर्कल की इक्वेशन बताओ। एग्जांपल नंबर 1 है तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h कितना दिया है 0, अरे सेंटर के कोऑर्डिनेट ही तो h, के होते हैं ना, तो इसका मतलब ये कितना दिया है 0, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। खत्म, ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लो हो गया क्वेश्चन खत्म। ऐसे होते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था ये, पहला एग्जांपल था एनसीईआरटी का। अब सुनो लेकिन मेरी बात ध्यान से, इसको याद भी रख लेना, ये भी एक तीसरी फॉर्म हो गई इक्वेशन की।
मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कुछ का, मतलब कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, पर हाँ एक नई फॉर्म है। बोलो क्या याद रखोगे? जैसे हम वहां याद रखते थे कि एक लाइन, ऐसी कोई फॉर्म नहीं बताई गई थी, लेकिन हमने फिर भी कहा था कि याद कर लेना क्या, ए लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन y बराबर mx, केवल y बराबर mx। याद रखो कि c ना हो तो समझ जाओ कि ओरिजिन से पास हो रही है। वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सीधे अगर हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे कि एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है और रेडियस कितनी है, आर के इक्वल है। रेडियस कितनी है, आर के इक्वल है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। सिंपल। अगर इस पर बेस, मैं क्यों कह रहा हूं उसको याद करने के लिए, मान लीजिए कि आपको एक सीधा सीधा क्वेश्चन और दे दिया, ये मेरी तरफ से लिया हुआ एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नहीं है, लेकिन मान लो मैं दे रहा हूं। मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। बताओ इस सर्किल का सेंटर बताओ और रेडियस बताओ, इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ और रेडियस बताओ। तो पहली बात तो मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको बना लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, और खत्म हो गया। अगर ऐसी फॉर्म होती है तो सेंटर तो बिना सोचे समझे क्या हो जाएगा, 0,0, और आर स्क्वायर कितने के इक्वल है, 3 के स्क्वायर के, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, खत्म। आई बात समझ में? अगर कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन दी गई हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0, रेडियस 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81, तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0, रेडियस 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 अगर दिया गया हो तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0, रेडियस √5, रेडियस √5। बोलो कोई डाउट हो तो, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 होता है। बोलो तुम्हें कोई डाउट है? नहीं जी। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 2 पर, एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 2 पर, ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बाद में करना, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 2 देखो जल्दी से, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि भैया एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, सेंटर दिया गया है कितना, सेंटर दिया गया -3,2 एंड रेडियस दी गई है कितनी, 4। क्या यार, क्या गजब क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैथ्स को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जब भी पढ़ने बैठो तो किताब जरूर लेके बैठो, पेन जरूर लेके बैठो, कॉपी जरूर लेके बैठो। कई बार बोल चुका हूं ये बात कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको ना किताब की जरूरत, ना पेन की, ना कॉपी की, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। सिर्फ माइंड आपका चलता हो, आंखें आपकी खुली हो, ठीक है ना, आंखें खुली रहें और दिमाग काम करता हो, तो फिजिक्स आराम से पढ़ी जा सकती है बिना कुछ भी किए, समझ गए। लेकिन मैथमेटिक्स को अगर आप में से कोई सोच रहा है कि भैया मैं फिजिक्स की तरह पढ़ लूं, कि भैया बस दिमाग खुला रखूं और आंखें खुली रखूं और पेन वैन कुछ ना यूज करूं, पढ़ लूं, मैं लिख के दे सकता हूं, आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने हाथ से अपनी कलम से क्वेश्चन नहीं करोगे। तो जरूरी है सबसे पहले अपना खुद का कलम उठाइए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ओके चलो अभी तो ध्यान लगाओ। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, -3,2, रेडियस क्या दी है 4। हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। यार क्या गजब क्वेश्चन है, क्या लगाओगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बताओ h कितना है, ये हो जाएगा x -3। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनका माइनस लेके रखते हैं वैल्यू में, समझ गए ना। अगर 2gx वाली में रखोगे तो, और अगर इसमें रख रहे हो x - में, तो सीधे जो दिया वही रखेंगे, समझ गए, बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x - h का होल स्क्वायर प्लस यही तो हमारा h, k हो गया, और ये हो जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r मतलब कितना, 4 का स्क्वायर। ये हो गया बस x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, 16 लिख सकते हो। यही छोड़ दो, यही आंसर है बस। अगर बहुत ज़्यादा मन कर भी रहा है आपका आगे बढ़ने का, तो बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से आगे बढ़ने के लिए कहती ही नहीं। सर एक बार आपने बताया था कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ डिराइव करते हैं उसमें माइनस लेके डिराइव किए, तो न्यूमेरिकल में फिर से माइनस लेके ही करेंगे। जैसे डिराइवेशन में 2 बार माइनस यूज़ कर लिया तो नहीं करते, हाँ नील हो जाएगा बिल्कुल। अगर 2 डेरिवेशन में माइनस यूज़ कर लिया, ये तुमने कहाँ पता कर लिया यार, है ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ये सब में ये तुम्हारे काम का तो नहीं है ना, तो मैंने तुम्हें बताया है ना, और ना तुम्हें ये पता होना चाहिए था अभी तक, लेकिन तुम्हें पता चल गया क्योंकि तुमने क्या कर लिया, तुमने कल वाला वीडियो देख लिया, ठीक है ना। तो खैर चलो कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा ना लो, है ना, परेशान मत हो। अभी हम अपनी चीज़ को देखें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ही होगा, है ना, सब जगह ऐसा ही होता है, ठीक है ना, परेशान मत हो। अगली क्लास में बताएंगे, परेशान अभी मत डिस्टर्ब करो, ठीक है ना। पहले फिजिक्स मैथ्स पढ़ ले, ठीक है, वो सब कहानी फिजिक्स में बताई थी मैंने, और फिजिक्स कहानी अलग है। देखो सुनो, अगर हम लोग किसी चीज़ को, सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हमें किसी चीज़ को सिंक्रोनाइज करना है ना, 2 चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना है, जब तक उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल नहीं ले आएंगे तब तक सिंक्रोनाइज नहीं हो सकती एक दूसरे के ऊपर। सिंक्रोनाइजेशन मतलब समझते हो,
जैसे मैंने कहा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं भाई, मेरे साथ सिंक्रोनाइज करोगे। अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन मेरे साथ हुआ तो फिर आपकी लाइफ बहुत बढ़िया गुजरेगी, आपको बहुत चीजें सीखने जानने को मिलेंगी। सिंक्रोनाइज करने का मतलब बिल्कुल पैरेलल चलो मेरे, पैरेलल चलने का मतलब ओवरलैप करने की जब जरूरत पड़े ना, जब मैं तुम्हें कहूं मेरे ऊपर ओवरलैप कर जाओ, समझे ना, जब मैं कहूं कि मेरी पीठ पे लग जाओ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, परेशान मत हो, तो फिर आपको पैरेलल रहना पड़ेगा ताकि पीठ पे लाद सकूं, तुम्हें लेके जा सकूं आगे। कुछ बात समझ में ना, तब सिंक्रोनाइज करोगे मेरे ऊपर, अदरवाइज सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने डेरिवेशन में माइनस लिया या डेरिवेशन में जैसा कन्वेंशन यूज किया है, अगर न्यूमेरिकल में भी वही कन्वेंशन यूज करेंगे तो समझो हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक बार डेरिवेशन में कोई कन्वेंशन यूज कर लिया और दूसरे डेरिवेशन में भी आपने वही कन्वेंशन यूज कर लिया तो 2 बार हो चुका है। 2 बार होने के बाद सिंक्रोनाइजेशन हो गया। अब तीसरी बार जब करोगे, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस इंटू माइनस अगर हो गया तो फिर से माइनस हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही ना, ये कहानी है। लेकिन वो सब अभी जरूरत नहीं है, 12th में देखेंगे, ठीक है ना, परेशान मत हो भाई, है ना। बताओ तो। हाँ, अरे बच्चे मेरे प्यारे, मेरे लाडले, इतना आसान है ये जिसका कहना नहीं। देखो ध्यान सुनो, इसको तो मैंने माइनस से कहाँ लिया है, इसको कौन सी बात है, वो तो पहले वाले क्वेश्चन में पूछना चाहिए था तुम्हें मुझसे। इसमें तो लेना ही लेना है। क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस एच का, और h की वैल्यू कितनी दी है, वो तो दी है -3, वहाँ क्या पूछ रहे हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया था -3, वहाँ पूछना चाहिए था, लेकिन अब छोड़ो, अब नहीं बताऊंगा, है ना, अगली बार बताऊंगा फिर, ठीक है। अगर आगे कहीं क्वेश्चन में आएगा तब बताऊंगा, ठीक। आ जाओ एग्जांपल नंबर 3 पर, फाइंड द इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। वो देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन दिया है, x² + y²। अच्छा एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी मैंने जिससे पहले क्वेश्चन किया था मैंने उसको किस में छोड़ दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही छोड़ दिया, लेकिन कई सारी किताबों में उसको जनरल फॉर्म में छोड़ा जाता है या जनरल फॉर्म तक लेके जाते हैं, तो आप भी उसको जनरल फॉर्म तक ले जाओ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि स्टैंडर्ड तक ही छोड़ा है, आप चाहो वहीं भी छोड़ सकते हो। क्लियर। आप देखो ये कहा है x² + y² + 8x + 10y, 8x + 10y - 8 = 0। मुझे इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं और रेडियस बतानी है, 2 चीजें बतानी है, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस। एग्जांपल नंबर 3 है ये। क्लियर। बताओ क्या करना होगा। नहीं करेंगे अभी, उससे नहीं करना, आप पहले वाले मेथड से करो, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले वाले मेथड से ही किया गया है। कौन से वाले से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले से करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, ये x² + 8x, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर प्लस का y² + 10y एक ब्रैकेट में ले लेंगे, -8 = 0। एक बार और समझ लो, जिसको दिक्कत आ रही है, वैसे जिसको आ गया वो कर लेगा आराम से। बताओ क्या ऐड करूं, बोलो। 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, वेरी गुड, और 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर प्लस यहाँ जाओ, y² + 10y, 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, बहुत अच्छे, है ना, बस हो गया। अब ये देखो, ये जो 3 टर्म हैं, बताओ इनको मिला के क्या बनेगा, x + 4 का। अच्छा देखो ये भी बनता किसका है, ध्यान देना। ये बच्चे अब तुम्हारी बात फिर आ गई यहाँ पर, देखो यहाँ बताऊंगा अब की बार माइनस क्यों लिया, लेकिन सुनो अब बनता किसका है। ये बच्चे ध्यान दो, ये जो है ना, ये जो मैंने जोड़ा है 4 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो मैं 16 ऐड और 16 सेपरेट भी तो कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता ऐसा। मैं बार बार इसको ऐसे ही लिखता हूं, 4 का स्क्वायर। क्यों लिखता हूं, ताकि आपको लगे a² + b²। तो बोलो इसमें b कौन हुआ, 4 हुआ, 4 a² + b² + 2ab। तो a + b के होल स्क्वायर में b जो है वो 4 हुआ, तो इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर, x + 4 का होल स्क्वायर। अब यहां बताओ प्लस का, ये बताओ, ये देखो y + 5 का होल स्क्वायर। ये यहाँ बचा कितना, -16, और ये यहाँ बचा कितना, -25, और ये -8 = 0। बोलो कोई डाउट हो तो। यहाँ से -16, यहाँ से -25 और ये -8 बचा। अब ये देखो, हे बच्चे ध्यान लगाओ इधर, ये हो गया क्या तुम्हारा, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर। ये बताओ सब जोड़ के कितना आएगा, 16, 24, 24, 25 माइनस का 49 = 0। अब मैं इसको देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो, है ना। ये बनेगा x - h का होल स्क्वायर, बनाना है मुझे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होती है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, सुनो बच्चे, इसको माइनस में बदलना पड़ेगा, x - 4 का होल स्क्वायर, है ना, y - 5 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, y - 5 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्या, = में 49।
अब समझ में आया? देखो सुनो, ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 5 हो जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले में होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर। तो जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो माइनस वाले से कंपेयर कराऊंगा। तो अब ये हो जाएगा आपका, देखो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। इसको कंपेयर किया x माइनस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बताओ h की वैल्यू कितनी आ गई? -4। k की वैल्यू कितनी आ गई? -5। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? -4, -5। रेडियस बताइए कितनी आएगी? 7। r का स्क्वायर कितने के इक्वल है? 49 के। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये रेडियस हो गई। लो जी, काम बन गया। अब इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से करेंगे। पहले इसको नोट करिए जल्दी से, और फिर इसी को अल्टरनेटिव मेथड से भी करेंगे। नोट कर ली ध्यान से, एक्सरसाइज बड़े आराम से कर पाओगे आप। सुनो, एनसीईआरटी के हिसाब से सर्कल ओवर हो गया, खत्म, बस इतना ही है सर्कल। और क्या, एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो गया, समझो सर्कल, ठीक है ना? हाँ, मैंने कहा ना, अगर आप 11th क्लास के स्कूल एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड ही ली गई है। लेकिन अगर आप इसको, बेहतर होता है अगर आप इसको जनरल तक लेके जाओ, फाइनल तक लेके जाओ। हाँ, बाकी इसके अलावा कोई भी बुक होगी सब में जनरल तक लेके जाते हैं, और जनरल तक ही लेके जाना चाहिए। मेरा भी मानना यही है। अगर मेरे अकॉर्डिंग जानोगे तो मेरा भी मानना यही है कि जनरल तक लेके जाना चाहिए, ठीक है? आप उसको पूरा, जैसे मैंने वहाँ छोड़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ ना छोड़ो, उसको पूरा खोल दो, खोल के इस फॉर्म में बनाओ, समझ गए ना? इसने ये वाली फॉर्म दी तो है, लेकिन बोला नहीं कभी भी इसके बारे में कि इस फॉर्म में आंसर लाओ या इस फॉर्म का यूज करके सेंटर और रेडियस निकालो, समझ गए ना? देखो, इसी सेम क्वेश्चन को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0, इसको मैंने कंपेयर किया किसके साथ? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बताओ 2g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। 2f की वैल्यू कितनी हो गई? 10। f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। अब लेकिन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चे? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, मतलब -4 कॉमा -5। अब देखो आया कि नहीं आया? -4 कॉमा, कितनी जल्दी आ गया? आ गया। फिर इसके बाद क्या चाहिए था? रेडियस। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस ऑफ -5 का स्क्वायर माइनस सी। सी कितना हो जाएगा? -10। अब की बार सी कितना लेंगे? -10। गलती मत कर बैठना, -10 लेंगे, क्योंकि देखो जब यहाँ कंपेयर करूंगा तो सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ -10 है, समझ गए? अरे यार क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। -8 क्लियर है? क्या लेंगे? मतलब मैं बताने जा रहा हूँ माइनस में लेंगे, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा था, 8 या 10 को नहीं फोकस कर रहा था, ठीक है ना? कि ध्यान देना है, सी जैसे यहाँ हमारा प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस में है, तो 8 ना लिखना। अच्छा, यहाँ तुम यहाँ प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, पर यहाँ स्क्वायर नहीं है। ये भी ध्यान रखना, गलती से भी सी का स्क्वायर नहीं लिखना है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, माइनस सी, ठीक है? तो अब बताओ कितना हो जाएगा? ये √16 प्लस 25 और माइनस माइनस प्लस का 8। अब बताओ कितना आएगा? 16 24 ही आ जाएगा, 49, ठीक है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है ना? क्या आएगा? 7। बोले इतने में कोई डाउट हो तो? नहीं, बहुत अच्छे। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। सुनो बच्चे, चौथा क्वेश्चन जल्दी से, एग्जांपल नंबर 4 भी कर लेते हैं ताकि खत्म हो जाए मामला, है ना? ये 4 ही एग्जांपल है बस टोटल, है ना? देखो एग्जांपल नंबर 4 भी कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 हो जाएगा तो मामला ही ओवर हो जाएगा। फिर आपको एक्सरसाइज घर से करनी है। नई किताब में 10.1 होगी शायद, और पुरानी किताबों में 11.1 है, पूरी करके लेके आनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एग्जांपल नंबर 4 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इस पे ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -2। सुनो 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 सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू 2, -2 एंड 3, 4। 2 पॉइंट दिए हैं, एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कि किन 2 पॉइंट से पास हो रहा है? 2, -2, और एक पॉइंट दिया गया 3, 4। इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन, हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन x + y + 2 = 0, ठीक है ना? नहीं, x + y = 2। सुनो, ये क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं।
अभी तक जितने क्वेश्चन किए उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन। इसने कहा उस सर्किल की इक्वेशन बताओ, उस सर्किल की इक्वेशन बताओ जिस सर्किल की, जो सर्किल इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, और उस सर्किल का सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। पहला फंडा बताता हूं आपको सभी को, ठीक है ना, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी समझे और मैथ्स वाले भी, सबके लिए है। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा हो, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा हो तो वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बताओ, इसने कहा, मान लिया मैंने एक सर्कल, उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बताओ, अगर ये सर्कल की इक्वेशन हो गई तो ये बच्चे ध्यान दे लो, बार बार कह रहा हूं, बताओ ये सर्कल कहां से पास हो रहा है, ये सर्कल पास हो रहा है 2, 2 माइनस 2 से। इट पासेज थ्रू 2, अगर सर्कल 2, माइनस 2 से पास हो रहा है तो समझो 2, माइनस 2 सर्कल के ऊपर लाई करेगा ना, और अगर 2, माइनस 2 सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो 2, माइनस 2 सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये इक्वेशन बनेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है x की जगह पर 2 रखिए और y की जगह पर k रखिएगा, तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y की जगह पर माइनस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बना के छोड़ दो। फिर ये कहां से पास होता है, एक और इक्वेशन बनेगी, इट ऑल्सो पासेस थ्रू, ठीक है ना, इट ऑल्सो पासेस थ्रू, कहां से पास हुआ, 3, 4 से पास हो रहा है, तो 3, 5, 4 भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का, सेटिस्फाई करने का मतलब ये x की जगह पर 3 रखिए, y की जगह पर 4 रखिए, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। और क्या कहा है, और कहा है कि जो सेंटर है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है। सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होते हैं, h, k। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, h, k। तो h, k लाई ऑन किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 2। तो ये h, k इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब एक इक्वेशन बनेगी h प्लस के बराबर 2। बोलो कितनी इक्वेशन हो गई, 3। कितने वेरिएबल हैं, 3, h, k और r, 3 ही वेरिएबल हैं, 3 ही इक्वेशन बन गई, बिना किसी टेंशन के सॉल्व हो जाएंगी। समझ में आ रही बात ना, इनको सॉल्व करेंगे, एच, के और आर की वैल्यूज निकलेंगी। एच, के और आर की वैल्यू अगर निकल गई तो समझिए आपको सर्कल की इक्वेशन भी मिल गई, क्योंकि एच की वैल्यू यहाँ, के की वैल्यू यहाँ, आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल। लो दिखाता हूँ, ठीक है, देखो कैसी सिचुएशन है, प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ लो भाई, है ना। लड़का जानना चाह रहा है कि भैया क्या कहना चाहता है, इसका मतलब देखिए, इसका ये मतलब है कि ये सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2, माइनस 2 हैं, और यही सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 3, 4 हैं। अब ये मत कहने लग जाना कि सर ये कैसे हो गया कि पॉजिटिव दोनों इधर और नेगेटिव उधर, मतलब कुल मिला के रफ डायग्राम है, रफ डायग्राम कहीं भी बना सकते हैं। बताना ये चाह रहा है कि ये सर्कल ना जब घूम रहा है, ये सर्कल घूम रहा है तो पक्का इस पॉइंट को गुजर के जा रहा है, इस पॉइंट से पास होके जा रहा है। जैसे जहां तुम बैठे हुए एक पॉइंट है और मैं यहां से मूव करूं तो तुम्हारे, मैं अगर ये कहूं कि मैं उस पॉइंट को फॉलो कर रहा हूं, उस पॉइंट को पास कर रहा हूं, तो फिर मुझे तुम्हारे ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना, सिंपल। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये पॉइंट अगर इस पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है तो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और फिर उसने क्या कहा, इस सर्कल का जो सेंटर है वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो h, k है वो कर रहा है इस लाइन के ऊपर लाई, तो ये h, k इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 3 इक्वेशन बन जाएंगी। अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना हमारा काम है। मैंने कह भले ही दिया हो कि बहुत आसानी से तीनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, नहीं होंगे उतनी आसानी से। हाँ, मैं तो बता ही रहा हूँ कि एनसीईआरटी आप खोलोगे तो बस लिख देगा ऑन सॉल्विंग, और ऑन सॉल्विंग के बाद लिख दे h बराबर इतना, k बराबर इतना, r बराबर इतना। कहाँ से आया नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें पता करना होगा, हम इतनी जल्दी नहीं मानते, ठीक है ना। चलो जी, पता करेंगे, कैसे निकालेंगे। अब जरा दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, ये देखो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, पहली कहाँ से, ये रही पहली और ये रही दूसरी। पहली और दूसरी को अपनी उन पार की नजरों से देखिए, जो परख करने वाली नजरें मैंने आपको दी हैं।
आर स्क्वायर, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे सीधे सीधे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बताओ, सुनो सुनो सुनो, है ना, 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा बोलो, 1 और 2 से दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर। अरे बच्चे बात समझ लो, अरे बात समझ लो, बात समझ लो, तुम्हारे काम की बात चल रही है, बात समझ लो। अब देखो क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ मैं भी ऑन सॉल्विंग कह देता हो जाता, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हाँ 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस बोलो 4h, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, बताओ भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है क्या, हाँ माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल ही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सुनो सुनो सुनो, अगर तुम्हें कोई कह रहा हो कि बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर, बोलो ना यार, होता है। फिर दूसरा कोई पूछे कि अच्छा बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही किसी और के इक्वल होता है क्या, तो बोल देना माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल भी होता है। समझ में आ गई बात ना। तो ये जो माइनस ए माइनस बी है ना, आप ऐसे कह लो ना यार, माइनस कॉमन लेकर के क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस के का हो जाएगा इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस का, ये भी वहां पे यही हो जाएगा प्लस का 8k, मतलब वही। ये भी देखो माइनस 4 माइनस के का होल स्क्वायर है ना, नहीं 4 माइनस के था सेव, देखो यहाँ कितना था, ये 4 माइनस के था, यही गलती हो जाती है अभी यहाँ, समझ गए। तो ये आ जाएगा माइनस का 8k। अब सुनो ये देखो, ये एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर खत्म, थोड़ा इसको और खोल लो, 4 माइनस 4h प्लस, अब देखो ये आ जाएगा 4 प्लस के स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा कितना 4k बराबर 9 माइनस 6h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k। इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल, जरा ध्यान से देखो, माइनस का 4h ये है और प्लस का 6h ये हो जाएगा, बताओ ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6h, तो हो जाएगा 6h माइनस 4h, क्लियर। ये माइनस का 8k है, ये प्लस का 4k है, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों मिलके 12k हो जाएगा, 12k। ये प्लस का 4, ये 4, 8 को उधर भेज दो, 16 9 25, 25 में से 8 गया, बोलो भाई कितना बचेगा, 17। ये हो गया 17, कहीं ऐसा ना हो तुम नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा खतरा, है ना। 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा बताओ, 2h प्लस 12k बराबर 17, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब देखो यहाँ ध्यान लगाओ, इसको मानो कौन सी इक्वेशन, चौथी। अब तो कर लोगे, अब कर लोगे, देखो 2h प्लस 12k बराबर क्या आ जाएगा 17 और h प्लस k बराबर कितना है 2। चलो मैं करवाई देता हूँ, फिर मैं कह के छोड़ता रहता हूँ ना कि अब तो कर लोगे, लेकिन फिर भी करवाई देता हूँ। देखो देखो ये थर्ड वाली देखो, अब थर्ड को देखो, चौथी को देखो। अब तो देखते ही यार आंखें खुल गई होंगी कि 10th क्लास तो हम पढ़ के ही आए ना, है ना, बिना पढ़े 10th क्लास किए नहीं हो, तो इसका मतलब h प्लस k बराबर 2 और 2h प्लस 12k बराबर 17। दोनों इक्वेशन को बस खाली सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब 2h प्लस 2k बराबर कितना बोलो 4, क्लियर। और ये वाला बताओ ये कितना हो जाएगा, 2h प्लस 12k बराबर कितना 17, माइनस करने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, 2k में से 12 के गया, कितना बचा माइनस का 10k, 4 में 17 गया बोलो माइनस का 13, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, k बराबर आएगा 13/10। जरा देखना k बराबर 1.3 आ रहा है क्या, k बराबर 1.3 आ रहा है क्या, आ रहा है भाई, वाह मजा आ गया, बोलो बात समझ में कि नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ मजा क्यों आ गया भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने के बाद ना यहाँ आने के बाद डर लगने लगता है यार, अगर कहीं एक प्लस माइनस गलत हुआ होगा समझो पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्लियर। अब बस इस k की ये वैल्यू उठाओ, यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, क्या निकल आएगा h, बताओ क्या हो जाएगा h प्लस 1.3 इज इक्वल टू 2, तो h बराबर 2 माइनस 1.3, बताओ h बराबर 0.7, ऐसा ही आ रहा है क्या, हाँ ऐसा ही आ रहा है। बस अब सुनो ध्यान से, h की वैल्यू यहाँ, k की वैल्यू यहाँ, या फिर h की वैल्यू यहाँ और k की वैल्यू यहाँ रखिए, क्या निकल आएगा r, और h k और r जब निकल जाएंगे तो यहाँ h k और r रख देना। NCERT का बस यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ गए ना, हाँ यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है बस, NCERT में इससे बड़ा कोई दिया ही नहीं है। अब लेकिन हम इसके बाद कल आप जब एक्सरसाइज करके ले आएंगे, एक्सरसाइज
1 होगी, अगर नई किताब होगी तो, अदरवाइज 11.1। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे बढ़िया वाले, वो क्वेश्चन जिनमें कि आपको लगेगा हाँ वाकई में इनसे भी कुछ अच्छे होंगे वो। क्लियर है? मुझे लगता है आज के लिए मैथ्स में इतना काफ़ी है, ठीक है ना? चलिए।